हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, इट इज़ माय फोर्थ सेट, यह मेरा चौथा सेट है। इसमें भी देर आर 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। इसको भी हम लोग उसी तरह से देखने का प्रयास करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस सेट्स को बनाया है। कौन कौन से ट्रिक्स हैं, जिसको कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ट्रिक्स हैं जिसे कि बनाने के क्रम में फॉलो करना है, तो उन सारी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे। अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें। एक बात और दोस्तों कि मैंने जो है सो AK सिंह का जो है सो अ मिरर ऑफ कॉमन एरर का जो है सो स्टार्ट किया है क्वेश्चंस को सॉल्व कराना। अभी फ़िलहाल मैं नाउन का जो है सो केस बता रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। केस में बता रहा हूँ, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को वहीं पर मैं ग्रामेटिकली डील करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस तरह से सीक्वेंस वाइज मैं जो है सो वीडियो अपलोड करते रहूँगा। तो ये एक मेरा प्रयास है कि आपके इम्प्रूवमेंट को ओवरऑल जो है सो ग्रोथ कराया जा सके। तो अवश्य मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले इसे हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसमें बेस्ट एक्सप्रेस कहता है कि कौन सा जो है सो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग दे रहा है गिवन वर्ड में। अब हमको देखना है कि वर्ड का ओमिनस का मीनिंग होता है काफ़ी अनप्लीजेंट होना, यानी भयानक इसको कहते हैं। अनप्लीजेंट यानी दुख देने वाला, भय उत्पन्न करने वाला, है ना, भय उत्पन्न करने वाला, जो थ्रेटनिंग करता है। ओमिनस एक साइन है भविष्य में कुछ बुरा संकेत का, तो उसको हम लोग ओमिनस कहते हैं। ऑफिशियस का मतलब होता है कि ऑफिशियस होना, यानी कि एडवाइस देने वाला होना, यानी सलाहकार के संदर्भ में कहते हैं। सलाह देना, जो बार बार वो सलाह देता है उसको ऑफिशियस कहते हैं। कन्वेनियंट मतलब सुविधाजनक, जो कि काफ़ी जिसमें कन्वेनियंट है ना। प्लीजेंट मतलब आरामदायक, प्लीजेंट। और थ्रेटनिंग का मतलब होता है थ्रेटेन करने वाला, यानी भय उत्पन्न करने वाला। तो आई होप कि दोस्तों आंसर डी होगा, क्योंकि प्लीजेंट नहीं होगा, ऑफिशियस नहीं होगा और कन्वेनियंट नहीं होगा। तो याद करेंगे, ओमिनस का मतलब होता है एक बुरा संकेत, भय उत्पन्न करने वाला, अनप्लीजेंट होना। ऑफिशियस सलाह देना, कन्वेनियंट सुविधाजनक और थ्रेटनिंग भय उत्पन्न करने वाला। बेस्ट एक्सप्रेस इसका आंसर होगा डी। आइए अगला वर्ड है, इसमें कह रहा है कि विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, क्लिक बटन। अब हमको कह रहा है कि ऑब्स्टिनेट होना। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी होना, यानी अनफ्लेक्सिबल होना। हम लोग कह सकते हैं कि अनफ्लेक्सिबल, जो रिजिड हो, विच कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल ईजिली, तो इसको हम लोग बोलते हैं हठी या जिद्दी। ऑब्स्टिनेट, हठी या जिद्दी। अब इसका मीनिंग इसमें से देखते हैं, इसका ठीक जो है सो एंटो, यानी उल्टा कौन सा होगा। देखिए, बड़ा अच्छा शब्द है डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है कि जिद्दी या हठी होना। सॉरी दोस्तों, डोसाइल का मतलब होता है शांत होना। डोसाइल का मतलब शांत होना। ऑफेंसिव होना, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि गुस्सैल होना। एग्रावेट करना, यानी बढ़ा देना या बढ़ाने वाला, यानी गुस्सा दिलाने वाला एग्रावेट करना। और ऑप्रेसिव मतलब दबाने या कुचलने वाला। तो ऑब्स्टिनेट का मतलब हो गया हठी या जिद्दी। तो इसका मीनिंग आंसर हो जाएगा डोसाइल, यानी शांत, विनम्र, या जिसको हम लोग काफ़ी ह्यूमिनिटी से भरा हुआ जो है सो हम लोग कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डोसाइल। ऑफेंसिव होगा नहीं, काफ़ी गुस्से में, एग्रावेट गुस्से में और ऑप्रेसिव गुस्से में। आंसर इसका ए। देखिए दोस्तों, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है सो हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा वर्ड जो है सो करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, यानी कि सही लिखा गया है। देखिए, इसका बेनिवोलेंस, इसका मीनिंग होगा बेनिवोलेंस। इसका आंसर सी है। देखिए, BENEVOLENC। बेनिवोलेंस का मतलब होता है कि काफ़ी दयालु या परोपकारी होना। परोपकारी कह सकते हैं इसको। काफ़ी काइंड बिहेवियर होना, है ना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो आइए हम लोग जो है सो एरर बनाने का प्रयास करते हैं कि एरर में क्या कह रहा है, कौन सा एरर है, कैसे किस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कौन सा एरर इसमें से ढूंढना है कि ऑल वर्क्स। ध्यान देंगे दोस्तों इस बात का कि ऑल के साथ जो है सो प्लूरल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर वर्क्स है,
लग रहा है कि वर्क जो है सो अनकाउंटेबल ना होने, लेकिन बहुत सारे काम जैसे काम ए, काम बी, काम सी, बाजार जाना है, पढ़ाई करना है, तो बहुत सारे डिफरेंट वर्क को करेंगे तो वर्क हो जाएगा, इसलिए ऑल के साथ प्लूरल का प्रयोग किए हैं कि ऑल वर्क ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कि जो क्रिएटिव राइटिंग है उसका जो सारा वर्क है, हैव का प्रयोग दोस्तों किया गया है वर्क के लिए, चूँकि सब्जेक्ट वर्क है, हैव प्लूरल है इसलिए वर्क प्लूरल है, चूँकि वर्क सब्जेक्ट है इसलिए हैव जो है सो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। एस्थेटिक अपील, एस लगाया है दोस्तों, इसमें एस नहीं लगेगा, है ना। इसका मतलब होता है एस्थेटिक अपील का मतलब होता है कि काफ़ी आकर्षक होता है ना। क्रिएटिव राइटिव काफ़ी आकर्षक होता है। यहाँ पर एस नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AESTHETIC, एस्थेटिक अपील, इसका मतलब काफ़ी लुभावनादार यानी आकर्षक इसको हम लोग कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। आगे देखिए, कह रहा है कि आई एंड माई वाइफ, मैं और मेरी पत्नी, वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट द पार्टी, कि पार्टी में मुझे और मेरी पत्नी को बेस्ट कपल जो है सो डिक्लेयर किया गया है। देखिए दोस्तों, आई और मैं और मेरी पत्नी, हम लोग जो है सो नाउन में बनाते हैं 2, 3, 1 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, इसी सीक्वेंस में जो है सो हम लोग शब्दों को सजाते हैं। तो देख लीजिए, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो बाद में होगा। माई वाइफ क्या है, थर्ड पर्सन है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। 2, 3, 1 नहीं है तो 3, 1 के सीक्वेंस में चलेगा, तो इसका सही आंसर होगा कि माई वाइफ एंड आई, मेरी पत्नी और मैं, चूँकि सब्जेक्ट 2 हो गया इसलिए वर डिक्लेयर इसको पैसिव में बनाया है ना। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब का प्रयोग किया है, प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। डिक्लेयर द बेस्ट कपल एट दी पार्टी, किसी, याद रखेंगे पार्टी के संदर्भ में एट का प्रयोग करते हैं, किसी खास जगह में, एट दी पार्टी, एट दी स्टेशन, है ना, एट किसी चौक पर, एट दिनकर चौक वगैरह वगैरह, इस तरह से एट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे कि 2, 3, 1 का फॉर्मूला में हम लोग जो है सो इसको एडजस्ट करेंगे। और एक जो है सो एक्सेप्शन केस दोस्तों हम लोग इसे कह सकते हैं कि उस संदर्भ में जो है सो इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक्सेप्शन केस इसको हम लोग कह सकते हैं कि 1, 2, एक्सेप्शन केस में 1, 2, 3 का फॉर्मूला दोस्तों होता है। 1, 2, 3 का फॉर्मूला कब ऐसा करेंगे, जब जो है सो एक प्रकार का कह सकते हैं कि यदि कोई मिस्टेक हो जाता है ना, जब मिस्टेक वाला कोई सेंटेंस होता है ना, उसमें इस मिस्टेक हो गया तो उसमें इस तरह का सेंटेंस 1, 2, 3, 1 लगाते हैं, जिसे मैं डील करूँगा। उस आप वहाँ देख सकते हैं इसका जो मैं एक सिंह का करा रहा हूँ वहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग दौरान ऑथर ने कहा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट में बनाया है, कि देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। टू बी पब्लिश मतलब प्रकाशित होगा, 2 फर्दर वॉल्यूम्स, 2 के बाद प्लूरल का प्रयोग, वॉल्यूम्स बिल्कुल सही है, लेकिन फार्दर नहीं होगा दोस्तों, यह इनएप्रोप्रिएट। यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करेंगे फर्दर वॉल्यूम होता है, यानी अगला जो है सो उसका वॉल्यूम प्रकाशित होगा, फार्दर नहीं बल्कि क्या होगा, फर्दर वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। तो आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह से इसका जो है सो बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन में, अ पार्सल विक्ट्री इज समथिंग ऑल वी कैन होप टू डैश। कह रहा है कि ए पार्सल विक्ट्री, पार्सल मतलब कि थोड़ा सा जो, यदि इसको क्षणभंगुर जो जीत कहते हैं, विक्ट्री, कह रहा है कि वैसा है ऑल वी कैन होप टू डैश, यानी थोड़ा सा सफलता यदि पहले आपको मिलता है तो आप आशा कर सकते हैं कि आपको क्या होगा। तो याद रखेंगे कि विक्ट्री के साथ क्या प्रयोग करेंगे, विक्ट्री गेन, विक्ट्री लूज, विक्ट्री सफ़र, विक्ट्री रिवार्ड। तो विक्ट्री लूज का मतलब होता है हानि होना या खोना, हार जाना, और विक्ट्री गेन दोनों एक शब्द है, इसका मतलब होता है विजयी होना। क्या होता है, विजय होना। तो आई होप कि यही आंसर होगा, यही आंसर ही है कि थोड़ा सा भी आपको यदि मिलता है तो आप जो है सो विक्ट्री गेन कर सकते हैं, यानी जीत सकते हैं। तो याद रखेंगे दोनों एक शब्द प्रयोग है, विक्ट्री गेन करना यानी विजयी होना, विजयी होना यानी जीतना। सफ़र का मतलब परेशान होना, सफरिंग के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे इसके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। तो आंसर क्या होगा आपका दोस्तों, गेन विक्ट्री, याद रखेंगे गेन विक्ट्री। दूसरा है माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू, मेरे पिताजी को एडवाइस जो है सो दिया गया,
माई फादर हैज़ बीन एडवाइज टू डैश हिज स्मोकिंग, कि आप अपना स्मोकिंग को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, कहने का मतलब है। तो देखिए सबका मीनिंग देखें। कट डाउन का मतलब होता है कटौती करना या कम करना। आंसर हो सकता है ये भी। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है टूटना, कट इनटू पीसेस में टूटना, टू कट इनटू पीसेस, टुकड़ों में बांटना, और कट इन करना यानी कि डिस्टर्ब करना, यानी कि हस्तक्षेप करना। तो यही इसका आंसर होगा कि ए, कि माय फादर हैज़ बीन एडवाइस, मेरे पिताजी को कहा गया है कि आप अपना स्मोकिंग को थोड़ा सा कट डाउन कीजिए, यानी कम कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। याद रखें, कट डाउन जो कटौती करना, कट ऑफ टूटना, कट इनटू टुकड़ों में विभक्त होना, पीस पीस काट देना, और कट इन का मतलब डिस्टर्ब या किसी में इंटरफेरेंस करना। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। आगे देखिए 9 नंबर में, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम, इट वॉज क्वाइट एंड डैश मीटिंग। कह रहा है कि मुझे आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि मीट हिम, इट वॉज ए क्वाइट इन डैश, कि अचानक मिल गए। तो क्वाइट इन डैश मीटिंग, कैसा मीटिंग था? ऑर्गेनाइज मीटिंग था, यूनिक मीटिंग था, अनइंटेंशनल था, एक्सीडेंटल मीटिंग था, यानी अचानक मुलाकात। चूँकि यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग जो है सो उम्मीद नहीं रखते थे, इसलिए एक्सीडेंटल मीटिंग था। ऑर्गेनाइज मतलब होता है कि व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना। यूनिक मतलब काफ़ी यूनिक, अनोखा, और अनइंटेंशनल मतलब बिना इरादा का। हमेशा याद रखिएगा कि दो ऐसा ऑप्शन होता है जो आंसर हो सकता है, उस दोनों में से हमको बेस्ट चूज़ करना है। हो सकता है ये भी आंसर होता यदि एक्सीडेंटल नहीं होता तो, लेकिन यही हमको यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि एक्सीडेंटल मीटिंग दोस्तों हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमको चूज़ करना है ईडियम एंड फ्रेज, जो बेस्ट क्लिक करता है, यानी ईडियम एंड फ्रेज इसका क्या अर्थ होगा। तो आइए बनाते हैं। अ डार्क हॉर्स, इसको हम लोग कहते हैं कि छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम यानी अचानक से जो है सो प्रकट होना, किसी के बारे में पहले से एक्सपोजर, डिस्क्लोज किसी आइडिया को नहीं करना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। यानी अचानक से जो सडनली जो है सो होना। अ वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, ये आंसर नहीं होगा। ए ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, ये भी नहीं होगा। एन अननोन एंट्री, अज्ञात एंट्री, जिसके बारे में हम लोग ज्ञात नहीं था, जानकारी नहीं थी, यानी शॉकिंग करने वाला। तो यही होगा कि छुपा रुस्तम होना, इसलिए इसका आंसर एन अननोन एंट्री। अ फ्रंट रनर यानी कि फ्रंट रनर होना, यानी कि आगे नेतृत्व करना, आगे नेतृत्व करना। तो ये भी दोस्तों आंसर इसका नहीं होगा। राइट आंसर इज एन अननोन एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है कि पानी फेरना, किसी काम को जो है सो बुरी तरीके से प्रभावित करना, यानी इफेक्ट करना, उसको जो है सो निष्फल कर देना, फॉइल कर देना, FOIL, फॉइल कर देना। तो देखिए इसका क्या होगा? इनकरेज, प्रोत्साहित करना नहीं होगा। पानी फेरना, प्रोत्साहित करना, डिस्करेज, यही आंसर होगा। हतोत्साहित कर दिया यानी डिस्करेज कर दिया, उसको निगेटिव सेंस में ही उसको कम करने का प्रयास किया गया है। डिस्करेज हतोत्साहित करना, और इनकरेज जो है सो उत्साहित करना, अटैक करना। और ड्रेंच मतलब भीग जाना, भीगना। ये भी आंसर इसका दोस्तों नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। बुट इन, बड़ा अच्छा शब्द है बुट इन। बुट इन का मतलब होता है कि इंटरप्ट करना, बीच में बोलते बोलते बीच में डिस्टर्ब कर देना, बुट इन करना। इसको कह सकते हैं INTERRUPT, इंटरप्ट बिटवीन कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन के बीच में जो है सो इंटरप्ट करना, तो बुट इन। तो रिकॉर्ड, ये आंसर नहीं होगा। इम्पोज मतलब लगाना, इसका प्रयोग जनरली हम लोग टैक्स लगाने के संदर्भ में करते हैं। टैक्स लगाते हैं तो उस संदर्भ में इम्पोज का प्रयोग करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब पता ही है आपको। आगे देखिए, इम्प्रोविज का मतलब होता है कि विदाउट, यानी कह सकते हैं कि बिना तैयारी का, बिना पूर्व तैयारी का, विदाउट प्रिपरेशन, हड़बड़ी में, विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का। और इंटरप्ट का मतलब होता है कि इंटरप्ट करना यानी बाधित करना, बीच में जो है सो डिस्टर्ब करना,
बातचीत के दौरान थी। राइट आंसर इज डी, यही दोस्तों आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एक अल्टरनेटिव चूज करना है जो इसका सब्स्टिट्यूट होगा, यानी इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कौन इसका जो है सो एक रियल सेंस ऑफ मीनिंग देता है। आइए कह रहा है कि अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बडीज, कह रहा है कि एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड यानी कि एक पतला सा लैंड जो है सो, स्ट्रेच मतलब जो लंबा जो लैंड है जो कि दो बडीज़ को कनेक्ट करता है, यानी दो जगहों को जोड़ने वाला जो एक भूखंड है, उसे क्या कहते हैं। नैरो स्ट्रेच, नैरो मतलब पतला सा जो स्ट्रेच है, इस तरह से जो दो जो है सो भूखंडों को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए लगून का मतलब होता है झील, स्पेशली खारे पानी की झील को हम लोग लगून कहते हैं, है ना। केप का मतलब होता है इस तरह का होता है, ऐसे ऐसे, है ना, यानी कि नुकीला भाग जो है सो जल से घिरा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग अंतरीप कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरीप। जैसे केप टाउन है ना, तो केप। स्ट्रेट का मतलब होता है यानी स्ट्रेट होना, जैसे पाक स्ट्रेट है, ये भी एक प्रकार का है रास्ता है, लेकिन इसमें जो है सो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है, जो कि ये क्या करता है, वाटर को जोड़ता है, स्ट्रेट है ना, दो वाटर को जोड़ता है स्ट्रेट, जैसे पाक स्ट्रेट। और बड़ा ही अच्छा समझे इस्मस, इस्मस का मतलब होता है जल डमरू, इस्मस मतलब जल डमरू, यानी यह दो स्थानों को जोड़ने वाला, कनेक्टिंग टू लार्ज बडी। इसलिए दोस्तों आंसर सी और डी में सबसे बेस्ट आंसर आपका डी है, यानी इस्मस, यानी आंसर होगा इसका डी। एन एनिमल विच लिव्स बाय प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स, कि वैसा जानवर जो दूसरे का प्रे करके, प्रे मतलब ये प्रार्थना वाला प्रे नहीं है, PRAY प्रे मतलब प्रार्थना, और PREY प्रे मतलब शिकार करना, दूसरे जानवर को मारकर जो खाता है, उस जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, एग्रेसर, मतलब जो व्यक्ति गुस्से में होता है, एग्रेशन, गुस्सैल, काफ़ी अटैकर, हमला करने वाला, तो इसका प्रयोग हम लोग चोर, डाकू, सैनिक, इस संदर्भ में हम लोग अटैकर कर सकते हैं। टर्मिनेटर मतलब समाप्त करने वाला, समाप्त करने वाला। और प्रीडेटर स्पेशल शब्द है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंसक जानवर, जो जानवरों को मारकर खाता है, तो यही जो है सो प्रीडेटर इसका आंसर होगा। जैसे लायंस है ना, लायन, टाइगर, ये सब क्या है, प्रीडेटर एनिमल कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि प्रीडेटर एनिमल कहा जाता है इस सबको, लायन वगैरह को। तो ये प्रे का मतलब होता है शिकार करना। गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे समूह ग्रुप के द्वारा शासन चलाना क्या कहा जाता है। आपको पता ही है कि मोनार्ची का मतलब होता है कि जहाँ राजा का शासन हो, यानी इसको हम लोग राजतंत्र भी कहते हैं, है ना। गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग, राजा के द्वारा चलाया जाना। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, इसको हम लोग एक तंत्र भी कहते हैं, या इसको निरंकुश भी कहते हैं, यानी कोई पार्टिकुलर व्यक्ति है, वो अपने से खुद से जो है सो शासन को चला रहा है, तो अपने मन के हिसाब से चलाएगा, उसको हम लोग कहते हैं एक तंत्र। और एक बड़ा ही अच्छा शब्द है ओलिगार्ची, ओलिगार्ची का मतलब हो जाता है कि यही आंसर है दोस्तों इसका, एक ग्रुप, जैसे कि कहते हैं ना कि देखते होंगे हम लोग की जो इस समाज में आदिवासी समाज है, जो ट्राइबल सोसाइटी है, पहले भी जो है सो इसी तरह का जो है सो शासन जो है सो दोस्तों हुआ करता था, यानी कि ओलिगार्की शासन जो है सो दोस्तों हुआ करता था। तो याद रखेंगे ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है, ओलिगार्की कहते हैं। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है एक स्वतंत्रता होना, याद रखेंगे, ओलिगार्की शासन यानी समूह के द्वारा चलाया जाना। आई होप कि आप लोगों को समझ में यहाँ तक आया होगा। बड़ा ही अच्छा शब्द इसमें से कह रहा है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग चूज़ करना है कि कौन सा बेस्ट जो है सो कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हो सकता है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड क्लिक द बटन कॉरस्पॉन्डिंग इट, है ना। यदि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यदि ठीक सेंटेंस है तो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो आइए दोस्तों इसमें चूज़ करते हैं कौन सा वर्ड सही होगा। ध्यान से पढ़ेंगे कि सलमान एंड दी अदर, कि सलमान और दूसरा एक्टर्स ड्रोव थ्रू दी फॉरेस्ट। अब यहाँ देखें बिल्कुल सही है कि गलत है, ड्रोव इन, ये देखिए ड्राइव से ड्रोव बना है, ड्राइव मतलब चलाना होता है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन पुट करते हैं ना, इन, ऑन, एट, ओवर, थ्रो, तो डिफरेंट मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। सलमान एंड अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू दी फॉरेस्ट, देखिए ड्राइव थ्रो का मतलब होता है ड्राइव करना, या इसको हम लोग स्पेशल यह शब्द भी कह सकते हैं कि नेविगेट करना या गुजरना, या सिंपली वे में कह सकते हैं गुजरना, यानी आर पार करना, यानी इसको कह सकते हैं गुजरना या नेविगेट करना।
इस पार से उस पार जाना। तो बिल्कुल सही है, ड्राइव थ्रू यानी किसी प्रोसेस से, तो इसका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ड्राइव इन, ड्राइव एमंग, ड्राइव ओवर, ड्राइव ओवर का मतलब होता है कुचल देना, या इसको हम लोग रन ओवर भी कहते हैं, है ना, गाड़ी से कुचल देना, ड्राइव। ड्राइव इन, चलाना। ड्राइव एमंग कोई वर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा कि ड्राइव थ्रू यानी द फॉरेस्ट, जंगल होकर गुजरता है। यू विल नॉट सक्सीड, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, याद रखेंगे कि अनलेस एक शब्द है, जैसे अनलेस इसका मतलब हुआ अनलेस, अनटिल, जब तक नहीं। इसी तरह से कुछ बट भी सेंटेंस है, कुछ यह सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जो प्लस माइनस सेंटेंस में चलते हैं। मतलब इधर यदि प्लस का प्रयोग पॉजिटिव कह रहे हैं तो इधर नेगेटिव कहेंगे, यदि इधर नेगेटिव सेंटेंस करें इधर पॉजिटिव कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि एक सेंटेंस में दो एक जैसा प्रयोग नहीं करते हैं। जब बट लग गया तो दोनों साइड पॉजिटिव नहीं होगा, दोनों साइड नेगेटिव नहीं होगा। तो इन सारी बातों का भी ध्यान दोस्तों देना है। आइए देखिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड, कि जब तक तुम कड़ा मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। तो याद रखेंगे कि अनलेस के साथ पहले तो नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, अनलेस के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर डोंट का प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट होगा यहाँ पर क्या कि यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। कहीं पर यू वर्क हार्ड है सी नंबर में, आंसर होगा, राइट आंसर इज सी, यू वर्क हार्ड। जब तक आप कड़ा मेहनत नहीं करते आप सफल नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। माय फ्रेंड हैज़ अ टूथएक, कि मेरे फ्रेंड को दांत में दर्द था, एंड कैन नॉट ईट डैश समथिंग। देखिए सम का मतलब होता है कुछ, और जब भी निगेटिव की बात करते हैं तो उसमें एनी का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे कि निगेटिव के बाद किसका प्रयोग करते हैं, प्लस एनी का प्रयोग करते हैं। तो निगेटिव के बाद एनीथिंग होना चाहिए कि उसको खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि एनी अपने आप में एक निगेटिव प्रस्तुत करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, एनीथिंग। तो याद रखेंगे नोट के बाद समथिंग का प्रयोग नहीं कर, सम मतलब कुछ हो जाता है, कुछ हो गया तो नोट नहीं लगेगा, है ना। नोट के साथ एनीथिंग का प्रयोग करते हैं। थिंग्स तो आंसर नहीं होगा। एडेबल्स का मतलब होता है खाद्य यानी खाने लायक, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल एडेबल ऑयल्स है ना, खाद्य तेल है जिसको हम लोग खाते हैं। ये बहुत ही इजी दोस्तों सेंटेंस है 19 नंबर का। देखिए कह रहा है कि अफ्रीका इज़ इन द साउथ ऑफ यूरोप, यूरोप के साउथ में अफ्रीका पड़ता है। तो याद रखेंगे कि टू द साउथ, टू द नॉर्थ, टू द साउथ साउथ में, टू द नॉर्थ नॉर्थ में, टू द ईस्ट ईस्ट में। इस तरह से बोला जाता है, लिखा जाता है हर एक तीसरा, इसलिए यहाँ पर कहीं पर है टू दी, तो बिल्कुल राइट आंसर बी, टू दी साउथ ऑफ यूरोप, साउथ ऑफ यूरोप में पड़ता है। तो इस तरह से कहा जाता है, इनका प्रयोग नहीं होता है, बाय दी नहीं, ओवर दी नहीं, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। बड़ा अच्छा सब 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है, आइदर लता और माला हैव डन इट। तो याद रखेंगे दोस्तों कि आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो ए या बी, दोनों में से कोई एक। और नाइदर नॉर का मतलब ना ही ए ना ही बी, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब ये होता है इसके साथ जो है सो हमेशा जो है सो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है सो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा कि दोनों में से कोई एक, आइदर लता और माला हैव की जगह क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो ध्यान से देखेंगे, आइदर लता और माला हैज़, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। और भी एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, यानी 10 व्यक्ति है तो प्रत्येक में एक बार में एक ही को कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्येक में एक, इसलिए सिंगुलर हो जाता है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीबडी। इन सब के बाद जो है सो हमेशा याद रखना है दोस्तों कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब के बाद जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हमेशा करते हैं। कुछ कंडीशन है जिसे मैं उसमें बताऊंगा, जिसे ऑफ लग जाने के बाद प्लूरल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईच के साथ यदि बीच में ऑफ लग गया तो ऑफ के बाद जो है सो दोस्तों यहाँ मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देखना है कि यदि ईच के साथ
ऐसे तो ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ जो है हमेशा जो है सो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि इसके साथ ऑफ का पुट कर दिया जाता है तो इसके बाद जो आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल हो जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना, जैसे ईच ऑफ बॉयज़, ईच ऑफ दी बॉयज़, इस तरह से होगा। इसके बाद जो है सो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इज़ एब्सेंट, ऐसे बनाते हैं। तो याद रखना है, इसके बाद वर्ब इज़ सिंगुलर हो गया, लेकिन नाउन जो है सो प्लूरल आता है यदि ऑफ लगा हुआ हो तो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, पैसेज में उसी तरह की बात कही गई है। पैसेज में कुछ करना नहीं है विशेष, है ना। उसका थीम समझेंगे, कभी कभी स्टोरी बेच देता है, जैसे ये स्टोरी है तो स्टोरी समझना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको हम लोग बनाएंगे जहाँ सेंटेंस होगा, ध्यान रखेंगे कि लिखा कहाँ गया है। टाइम को जो है सो सेव करने के लिए, समय बचाने के लिए आप आसानी से बनाएंगे, और इस तरह से बनाएंगे तो आपका गलत दोस्तों नहीं होगा। समझ के बनाने पर जो है सो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, मिस्टेक होने की संभावना दोस्तों ज़्यादा रहती है, क्योंकि कारण है कि कभी कभी वो कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि अनटिल देखिए क्या कह रहा है कि अनटिल ही वॉज 10 यंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अटेंडेड द नियर बाय लाउडाउन मूर स्कूल। ही वॉज देन ट्रांसफर्ड टू डार्वेल स्कूल विच ही अटेंडेड विथ हिज ब्रदर। इसमें कह रहा है कि एक यंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो कि जो है सो इस मूर स्कूल में पढ़ता है, के नज़दीक पढ़ता है। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करके डार्वेल स्कूल भेज दिया जाता है, जहाँ वह जो है सो अपने भाई के साथ जो है सो पढ़ता है। अटेंडेड विथ हिज ब्रदर्स। अलेक्जेंडर लर्नड अ गुड डील अबाउट नेचर एंड ड्यूरिंग दैट 4 miles डाउन हिल्स टू स्कूल्स एंड 4 miles अप हिल्स रिटर्न ट्रिप। यानी बहुत अच्छे से वो पढ़ाई करता है दोस्तों, है ना। और वो उसका जो है सो नेचर के प्रति काफ़ी अच्छा झुकाव रहता है, और वो 4 माइल जो है सो पहाड़ चढ़कर जाता है और 4 माइल जो है सो नीचे आता है, यानी 8 मील की दूरी प्रतिदिन तय करता है। रिटर्न ट्रिप। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट। वह एक क्विक स्टूडेंट था। क्विक मतलब क्या हो जाता है? तेज, तीव्रता से हासिल करने वाला है। एंड वॉज एट 12 साल का था। एट द लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द डार्वेल स्कूल, कि डार्वेल स्कूल के लिए 12 साल लिमिट ही प्रेस्क्राइब है, यानी कि उतना साल का ही जो है सो स्टूडेंट वहाँ पढ़ सकता है, उतने तक ही 12 साल तक ही पढ़ सकता है। उसके बाद ही वॉज सेंट टू किलमारमॉक अकेडमी 2 years लेटर। 2 साल के बाद ही ज्वाइंड हिज ब्रदर जॉन एंड रॉबर्ट। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहानी बेस्ड है, इसलिए आप तेज़ी से पढ़ते हैं। इसको हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम को किल करने से बचाना है। 2 years later he joined his brother John and Robert at the home of his elder brother Thomas, who was become a successful oculist in London. However, the economic success of the family was yet to be. And Alexander was forced to leave school for economic reason. When he was 16, he obtained a job in shipping company. Good fortune, however, was in his side and on the side of humanity. In 1901, he received a share in legacy, which made it possible for him to return to school. He decided to study medicine. तो दोस्तों ये था इसका जो है सो इसमें हम लोग देखने का प्रयास किए कि कहाँ कहाँ क्या लिखा गया। अब क्वेश्चन जब बनाएंगे ना हम तो आसानी से बन जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पैसेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दे तो हमको यही ट्रिक फॉलो करना है, थोड़ा लंबा दे दे तो हमको यही ट्रिक फॉलो करना है। अब कह रहा है Alexander trekked dash miles every day to attend डार्वेल स्कूल। डार्वेल स्कूल अटेंड करने के लिए वह कितना माइल्स प्रतिदिन जाता था? तो याद रखेंगे कि 4 माइल अप हिल जाता था, यानी पहाड़ चढ़कर 4 माइल उतर करते। 4 कितना हो गया? 8। तो यहाँ लिखे देखेंगे 8 माइल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। बहुत ईजी में बन गया। अगला क्वेश्चन है कि ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट मीन्स दैट अलेक्जेंडर, कि वह एक क्विक स्टूडेंट था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आप देखना चाहे तो आसानी से देख सकते हैं कि वह एक क्विक लर्नर था। लिखा गया है ना। ही वॉज सेंट्रल, ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट, है ना। ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। वह एक क्विक स्टूडेंट था। इसका मतलब है कि वह एक इंटेलिजेंट विद्यार्थी था। क्विक स्टूडेंट का मतलब आइए बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ही वॉज ए क्विक स्टूडेंट मीन्स अलेक्जेंडर रीच्ड स्कूल बिफोर हिज ब्रदर। अपने भाई से पहले स्कूल पहुँचता था अलेक्जेंडर? नहीं, खुद ब खुद आंसर मिलेगा। वॉज
लाइवली स्टूडेंट, एक जीवंत विद्यार्थी था, हो सकता है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जब तक सेटिस्फैक्शन आंसर में नहीं मिलता, जैसे भोजन करते हैं ना, फूड खाते हैं तो उसमें हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो आंसर में भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, आइदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जो भी हो। रैंदिरेसिस वॉज फास्टर लर्नर, यही होगा कि वो फास्ट लर्नर था, यानी कि तेज विद्यार्थी था, तेजी से सीखता था। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डैश एंड 12 द एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर डार्वेल स्कूल, डैश इन द कंटेक्स्ट मीन्स दैट चिल्ड्रेन वेयर, कह रहा है कि 12 साल जो है सो एज लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया था डार्वेल स्कूल के लिए, कि 12 साल तक ही बच्चे वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन दिस कंटेक्स्ट मीन्स, इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कहीं पर 12 साल तक का बच्चा जो है सो एडमिट हो सकता है, यहाँ पर लिखा गया है। Oculist in the London, however, the economic success of family was not forced to school. उससे पहले अलेक्जेंडर, यहाँ पर his elder brother become a successful oculist, however London his economic successful family was yet to be. Alexander was forced to leave school for economic reason. When he was 16 he obtained to job a shipping company. यहाँ देखिए दोस्तों लिखा रहा है कि at the age of limit prescribed for the school was sent to Kilmarnock Academy 2 years later, यानी कि यह जो है सो यहाँ पर दिखाया गया है कि 12 साल जो है सो निर्धारित है उस स्कूल के लिए, उसके बाद जो है सो वो कहाँ जो है सो प्लेसमेंट उनका हो जाता है, कहाँ वो जो है सो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी चले कहाँ जाते हैं। तो आंसर में ही हमारा छिपा हुआ है दोस्तों, कोई ज़्यादा ये जो है सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। आइए आंसर देखते हैं कि एडमिटेड टू दी स्कूल्स एट द एज ऑफ 12, बस बनाने में ही समय हमको देना है, ज़्यादा टाइम यहीं किल करेंगे, इसी को समझने का प्रयास करेंगे कि एडमिटेड टू स्कूल एट द एज ऑफ 12, अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल्स ओनली अप टू एज ऑफ 12, admitted to the school any time after the age of 12, not admitted to school before they were 12। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर कि एडमिटेड टू स्कूल एट द एज ऑफ 12, यानी कि 12 के एज तक जो अलाउड टू रिमेन, सॉरी ये आंसर होगा कि अलाउड टू रिमेन इन द स्कूल्स ओनली अप टू एज ऑफ 12, यानी 12 साल तक ही आप स्कूल में रह सकते हैं, है ना। यही इसका है कि 12 साल तक, 12 साल के बाद आपको किसी दूसरे स्कूल में जाना हो, जैसे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जाते हैं ना, तो वही इसका फॉर्मूला दोस्तों है। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, अलेक्जेंडर बिकम वेल ऑफ, देखिए फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि धनी होना, इसको समृद्ध होना भी कहते हैं, कि कब अलेक्जेंडर जो है सो समृद्ध हो गया, है ना। आइए ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। बाय वर्किंग इन ए शिपिंग कंपनी, शिपिंग कंपनी में काम करने के साथ जो है सो वह जो है सो धनी हो गया। व्हेन हिज ब्रदर बिकम ए अनसक्सेसफुल ऑकुलिस्ट, ऑकुलिस्ट का मतलब अध्यात्म की ओर रुचि होना, अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष शास्त्र की ओर रुचि होता है, उसको हम लोग ऑकुलिस्ट कहते हैं। बिकॉज ही स्टडीड मेडिसिन बाय रिसीविंग अ शेयर इन द लेगेसी, यही इसका आंसर है दोस्तों। देखिए मैं दिखाता हूँ कि कब वो धनी हो गया, जबकि उसको एक लेगेसी यानी कि विरासत में संपत्ति दोस्तों उसको मिला। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन ही वाज 16 ही ऑब्टेन ए जॉब शिपिंग कंपनी, गुड फॉर्च्यून यानी अच्छा भाग यानी धनी होना। हाउएवर वाज ऑन हिज साइड, उसके साइड आया कब, ऑन दी साइड ऑफ ह्यूमैनिटी इन 1901 में आया, जब वह रिसीव करते हैं एक बड़ा सा शेयर लिग्सिक रूप में यानी कि उनको जो है सो विरासत में एक संपत्ति मिलता है, तब उनका भाग जो है सो दोस्तों खुल जाता है। यही इसका आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी, बाय रिसीविंग शेयर इन लेगेसी। और बहुत ही इजी आंसर है कि अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल, क्यों छोड़ दिए, इसलिए छोड़ दिए कि उनके पास पैसे की कमी थी जो है ना, तो इसलिए इसका आंसर देखिए लिखा हुआ होगा कहीं पर, टू स्टडी इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए छोड़ दिए, बिल्कुल भी नहीं। टू वर्क विद ब्रदर, भाई के साथ काम करने के लिए छोड़ दिए। टू स्टडी मेडिसिन करने के लिए छोड़ दिए। ड्यू टू फिनेंशियल क्राइसिस, यानी इसका आंसर दोस्तों फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इन्होंने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दिया।
तो आइए दोस्तों हम दिखाते हैं कि कहाँ पर जो है सो लिखा गया है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम के कारण जो है सो पढ़ाई छोड़ देते हैं। बस ढूंढना है, आसानी से बनेगा, बनाते बनाते जो है ना। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फॉर्मली वाज येट टू बी अलेक्जेंडर वाज फोर्स टू। अब कह रहा है कि अलेक्जेंडर वाज फोर्स टू लीव स्कूल, कि उसको स्कूल को लीव करने के लिए फोर्स किया गया, यानी मजबूरन उनको स्कूल छोड़ना पड़ा फॉर इकोनॉमिक रीज़न के कारण, यानी पैसे की कमी थी, इकोनॉमिक रीज़न के कारण उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। तो यही आपका आंसर है। तो आई होप कि आप लोगों को दोस्त अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें, बार बनाएं, कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 पैसेज जब बनाएंगे तो आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।